नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव वैष्णव पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से मन लगाकर परिश्रम के साथ कर रहे होंगे। बच्चों, फास्ट एंड फ्यूरियस बैच में हम अगली कक्षा करने वाले हैं बंगाल के सेन वंश के बारे में। तो आज की कक्षा में चर्चा करेंगे बंगाल के सेन वंश के बारे में। सभी वनडे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंटली बंगाल का सेन वंश पूछा जाता है, इससे रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे पाल राजवंश की। जैसे ही सत्ता खत्म हुई, जैसे ही पतन हुआ, और पतन किसकी वजह से हुआ? सामंत सेन की वजह से हुआ। सामंत सेन ने अंतिम पाल राजा को उखाड़कर उसकी सत्ता को निर्मूल करके वहां पर बंगाल में शासन स्थापित किया। किसका? सेन वंश का। और किस जगह से इसने अपनी सत्ता स्थापित की? राढ़ नामक स्थान से स्थापित की। किसने? सामंत सेन ने। लेकिन इसने कोई भी राजकीय उपाधि नहीं ली, ना महाराज की, ना राजा की, ना ही राजाधिराज की। इसके पुत्र हेमंत सेन ने सबसे पहले अपने आप को क्या कहा? वृहद क्षत्रिय कहा। और किसकी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की। तो सबसे पहले सेन वंश का यदि कोई संस्थापक का नाम आएगा तो आप नाम लेंगे सामंत सेन का। सामंत सेन ही सेन वंश का संस्थापक था। लेकिन यदि पहला महाराज की बात की जाए या जिसने कोई उपाधि दी जाए तो उसकी बात करेंगे, उसका उत्तराधिकारी था हेमंत सेन। चलिए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। तो सेन वंश के महत्वपूर्ण राजाओं की बात करेंगे। सबसे पहले विजय सेन, जिसके बारे में आपको गौड़विष्ट प्रशस्ति यानी या फिर विजय प्रशस्ति के नाम से एक ग्रंथ मिलता है, जिसको लिखा श्रीहर्ष ने। विजय सेन सेन वंश का प्रथम महान शासक था। कवि धोई ने के द्वारा रचित कौन सी? देवपाड़ा प्रशस्ति। आपने सभी ने, जब मैंने आपको अभिलेख पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, तो ये देवपाड़ा प्रशस्ति लेख वही है और विजय सेन भी वही है। ये सेन वंश का प्रथम महान शासक था और धोई के द्वारा ये देवपाड़ा प्रशस्ति लिखी गई। इसमें विजय सेन की विजयों का उल्लेख किया गया है। उसने विजयपुरी और विक्रमपुर दो राजधानियों की स्थापना की। विजय सेन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर ही श्रीहर्ष ने क्या लिखा? विजय प्रशस्ति या गौड़विष्ट प्रशस्ति। ठीक है, तो गौड़विष्ट प्रशस्ति के लेखक के बारे में कई बार चर्चा आती है कि किसने लिखा, तो आपको लिखना है श्रीहर्ष लिखना है। श्रीहर्ष का ही नैषध चरितम बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है। तो नैषध चरितम भी, जब श्रीहर्ष का नाम आ जाए तो आपको नैषध चरितम याद रखना है। चलिए उसके बाद बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जो कि था बल्लाल सेन। और बल्लाल सेन 1158 से लेकर 1178 तक सेन वंश का राजा रहा, सेन वंश का शासक रहा। और बल्लाल सेन दूसरा प्रभावशाली शासक था। पहला कौन था? पहला विजय सेन था, जिसका देवपाड़ा प्रशस्ति थी। देवपाड़ा प्रशस्ति धोई ने लिखी और उसके बारे में ही श्रीहर्ष ने कौन सा लिखा? विजय प्रशस्ति या गौड़विष्ट प्रशस्ति। चलिए, बल्लाल सेन दूसरा इंपॉर्टेंट शासक था। ये जाति व्यवस्था में बहुत ही विश्वास रखता था। ये कहता था कि जो कुलीन लोग हैं उनको ही आदर मिलना चाहिए, उनको ही सत्कार मिलना चाहिए और शासन सत्ता में उनको ही अधिकार भी मिलने चाहिए। तो ये कुलीन प्रथा को चलाने वाला, संगठित करने वाला शासक था। इसने कुलीनवाद के नाम से एक सामाजिक आंदोलन का प्रचलन किया। उसने दान सागर, जो कि शकुन अपशकुन पर आधारित था, की रचना की, तथा अद्भुत सागर, जो कि खगोल शास्त्र पर आधारित था, इसकी भी रचना प्रारंभ की थी लेकिन पूरी नहीं कर पाया। इसका देहांत हो गया। तो दो इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल कर आती हैं कि ये तो एक तो कुलीनवाद का प्रवर्तक था, दूसरा इसने दान सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा जो शकुन और अपशकुन पर आधारित है। दूसरा अद्भुत सागर, जो कि खगोल शास्त्र का ग्रंथ है, इसका प्रारंभ किया। पालों की सत्ता का निर्मूल करके स्वयं गौड़ेश्वर की उपाधि इसने धारण की। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि गौड़ कहां पे है, तो गौड़ जो है इनकी राजधानी थी और गौड़ बंगाल में है, जब भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद बल्लाल चरित में उसे बंग, राढ़, वारेंद्र और मिथिलांका अधिपति कहा गया। तो राढ़ से शुरुआत किया था किसने? सामंत सेन ने शुरुआत की थी और आगे चल के इन्होंने गौड़ को अपनी राजधानी बना ली। और जो बल्लाल सेन है उसके कौन कौन से जगह का अधिपति बताया गया? बंग अधिपति, राढ़ अधिपति, वारेंद्र अधिपति और मिथिलांका अधिपति कहा गया। उसे परम माहेश्वर, निशंक शंकर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां भी धारण की, जिससे स्पष्ट होता है कि शैव मतालंबी था। ठीक है, उसने जो भी उपाधियां धारण की वो भगवान शंकर से संबंधित थी या भगवान शिव से संबंधित थी। इससे पता चलता है कि वह शैव मतालंबी था और इसके ही
जितने भी ये शासक थे, सेन शासक, इनको शैव धर्म से संबंधित माना जाता है। और शैव धर्म के ही जो एक मतानुयायी थे शशांक, ये भी सेन शासक थे। और इनके द्वारा एक जो कार्य किया गया वह क्या था कि इन्होंने बोधि गया में जो वृक्ष था, जो वट वृक्ष था या बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर तथागत बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, शशांक ने शैव मतावलंबी होने के कारण और मतलब बौद्ध धर्म से ईर्ष्या की वजह से इसने वो पेड़ काट दिया था। और आज आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अभी बोधि गया में जो वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है, आप सभी कमेंट करके बताइए। तो शशांक ने बोधि गया का वृक्ष काटकर फेंक दिया था, ठीक है, अपना इस वजह से क्योंकि यह शैव मतावलंबी था और अन्य किसी मत की वो ये मतलब सहन नहीं कर पाया। लक्ष्मण सेन ये एक इंपॉर्टेंट राजा है, लेकिन यही अंतिम राजा भी आप कह सकते हैं कि इसकी सत्ता को मतलब अंतिम इंपॉर्टेंट राजा था। इसकी सत्ता को ही खत्म करके किसने, बख्तियार खिलजी ने कब 1205 या 6 में आकर इसकी सत्ता को खत्म कर दिया। और बख्तियार खिलजी ने वहां पर मतलब अपना राज्य स्थापित कर लिया। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र लक्ष्मण सेन था। उसने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी बसाई जिसको बोला लक्ष्मणवती। इसका नाम लक्ष्मण सेन था तो इसने लक्ष्मणवती के नाम से ये राजधानी बनाई। तो आपको पता ही है क्योंकि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को लखन भी कहा जाता था, तो इसीलिए लक्ष्मणवती का एक अन्य नाम लखनौती भी था। इसे पुरी, काशी और प्रयाग में विजय स्तंभों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उसने कन्नौज, बनारस, इलाहाबाद तथा सैनिक अभियान किया। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, आधुनिक प्रयागराज की अभियान किया तथा कलिंग एवं कामरूप पर ही आक्रमण लक्ष्मण सेन ने किया। और लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को भी पराजित किया। जयचंद कौन, जो कि चंदावर के युद्ध में 1194 में हारा। किससे हारा, मोहम्मद गौरी से हारा। और जो किसका ससुर था, ये पृथ्वीराज चौहान पिथौरा राय का ससुर भी था, ठीक है। यही जयचंद जिसके षड्यंत्र की वजह से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया भी। तो अभिलेखों में उसे परम भागवत, किसको, लक्ष्मण सेन को परम भागवत की उपाधि भी प्रदान की गई है। उसके शासन के उत्तरार्ध में बंगाल के सामंतों ने विद्रोह किया तथा स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसी के काल में बख्तियार खिलजी 1202 में आया। उसने लखनौती पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सेन पूर्वी बंगाल भाग गया तथा वहां पर 1205 ईस्वी तक शासन करता रहा। उसने लक्ष्मण संवत भी चलाया। कब चलाया, 1178 में चलाया लक्ष्मण संवत। और उसने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया तथा परम वैष्णव की उपाधि भी धारण की। तो इससे पहले जो भी शासक थे वो शैव मतावलंबी थे और इसने वैष्णव धर्म को अपना प्रश्रय दिया, संरक्षण दिया। अपने अभिलेखों में नारायण विष्णु की स्तुति से आरंभ करवाया है। तो भगवान विष्णु की मतलब के आह्वान से, की स्तुति से इसने अपने अभिलेखों को शुरू कराया है। किसने शुरू कराया है, लक्ष्मण सेन ने कराया है। तो इससे पहले जो शासक थे बल्लाल सेन को आप शैव मतावलंबी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण सेन को आप कह सकते हैं भगवान विष्णु का मतलब भक्त कह सकते हैं। अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूरा किया तथा उसके द्वारा विरचित कुछ कविताएं हमें सदुक्ति कर्णामृत में प्राप्त होती हैं। उसकी रचना उसके दरबारी कवि श्रीधर दास ने की थी, ठीक है। और इसकी राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव थे। और किसकी राज्यसभा में वास करते थे, ये लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। और पवन दूत के लेखक कौन, धोई। पवन दूत किसने लिखा, धोई ने लिखा। और ये भी किसके दरबार में थे, ये पहले बल्लाल सेन के दरबार में थे और बाद में इनके दरबार में थे। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध भी इन्हीं के राज्य में निवास करते थे। और हलायुद्ध कौन से पद पर था, उसका प्रधान न्यायाधीश भी था। तो ये जो हमने जानकारी ली, ये हमने सेन वंश के बारे में ली। और सेन वंश की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन से शासक ने महाबोधि में जो वृक्ष है, महाबोधि वृक्ष है, उसको काट दिया था। उसके लिए हम जो याद करेंगे वो शशांक था, जो कि शैव मतावलंबी था। ये सेन शासक था, बंगाल का शासक था। तो
आज की कक्षा में हमने पूरा किया बंगाल का सेन वंश। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका जो पीडीएफ है हम क्लास में भेज देंगे, वो टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे। आप सभी उसको पढ़ लेंगे और पीडीएफ को अपने पास सेव रख लेंगे, ताकि आपको जब भी पेपर में इसको पढ़ना पड़े तो आप एक जल्दी जल्दी से आप अपनी रिवीजन कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का मंगल हो।